नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों दर्शक इस समय आपको लाइव देख रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? देखिए, दोनों ही मैचेस में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में कमबैक हम कर रहे हैं, वापसी हमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने की तरफ चल पड़े हैं और तेलंगाना में हम एक डिसाइसिव फोर्स रहेंगे जी, और मिजोरम में एनडीए रिटेन करेगी। तो इसलिए जैसे हम 5वां मैच भी जीतने वाले हैं, वैसे ही इंडिया जीतने वाली है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को, ये आप देखने वाले हैं। जी, लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इतनी कॉन्फिडेंट है, तो एक सवाल बनता है कि सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में क्यों उतारना पड़ा है? स्थानीय नेता भी तो थे। ये रणनीति का विषय होता है और रणनीति पर्दे का विषय होता है, और पर्दा तब उठता है जब फाइनल नतीजे आते हैं। इसलिए हम ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं। और हमारे जो भी नेता हैं वो प्रथम दृष्टि से कार्यकर्ता हैं। इसलिए कार्यकर्ता भाव से जो उनको कहा जाता है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, वो लड़ते हैं। कभी हम कहते हैं तुमको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाते हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक कहते हैं बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सांसदों और विधायकों को उतार दिया। कांग्रेस तो बहुत कटाक्ष करती है इसके ऊपर। ऐसा ना, वो इतने हक्के बक्के क्यों हैं? ये हमारे घर का फैसला है, हमने फैसला किया, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपकी तकलीफ यही बताती है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि एक बीजेपी पे लगातार अब तो इस आरोप को लगते हुए एक जमाना हो गया है। बीजेपी के लिए आरोप लगता है कि बीजेपी इलेक्शन खुद तो लड़ती है, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी होती है, लेकिन ईडी भी होती है, सीबीआई भी होता है, आईटी डिपार्टमेंट भी होता है। और कांग्रेस कह रही है हमारे पास गारंटी होती है और वो गारंटी हमें कर्नाटक में जीत दिला के गई है। दो चीजें हैं। पहले आपने कहा कि हमारे साथ ईडी होती है, सीबीआई होती है, सब कुछ होती है। कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी नेता को रिलीफ मिला हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि नहीं, ईडी ने गलत रेड किया? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि ईडी ने गलत केस बनाया? और कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कहीं कोर्ट में गए? एक तो गए नहीं, अगर गए तो उनको राहत मिली है। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही मिल रहे हैं और ईडी भी विपक्ष के नेताओं का ही डोरबेल बजा रही है, तो दरवाजे खटखटा रही है। ये हमारी पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों को ग्रो कराते हैं, यही तो नियत का फर्क होता है। मैं तो आज अपने भाषण में बोल रहा हूं कि कांग्रेस वहां होगी जहां भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां अनाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां पर व्यभिचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां रक्षक भक्षक बना हुआ होगा। एक सवाल जो बार बार घूम फिर के आ जाता है, वो ये आ जाता है कि ईडी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां चुनाव है। छत्तीसगढ़ चली गई, राजस्थान आ गई, उससे पहले कर्नाटक चली गई थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री होती है? जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस की एंट्री होती थी, चुनाव से ऐन पहले एंट्री होती है। देखिए, एक साधारण सा प्रश्न है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई चर्चा करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव कहां होता है, ईडी कहां एक्टिव होती है? जहां फाइनेंसेस का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी। वो कहां होता है? जहां इलेक्शन डिक्लेयर्ड होता है। अभी ये जो आपके महादेव, अब इन्होंने महादेव भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? महादेव ऐप अब महादेव ऐप कैसे पकड़ में आया?
एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण यह हुआ? तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। अब ये मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बट आई नो कि एक्टिविटीज वहां होती हैं। अब पुलिस कहां खड़ी होती है? मेले के बाहर ही खड़ी होती है ना, मेले में ही घूमती है ना। डिप्लॉयमेंट होती है कि नहीं होती है? मेरा अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, कमल का फूल है या लोकल लीडरशिप है? कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बताइए, आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी दुनिया की रेटिंग में सबसे ऊपर हैं कि नहीं है? अब वो हमारे पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि नहीं है? और मुझे कोई बात अगर जनता तक जानी है तो मोदी जी के माध्यम से वह बात सबसे ज्यादा जनता के बीच में विश्वसनीय तरीके से जाती है कि नहीं जाती है? तो अगर ये सब कुछ होता है तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदुपयोग न करें और जनता के लिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश में ही छत्तीसगढ़ भी आता है, राजस्थान भी आता है, तेलंगाना भी आता है, मिजोरम भी आता है, तो हम उनका उपयोग न करें तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या होगा फिर? तो ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है इसको। और इतना तो हमको अपनी पार्टी चलाने की इजाजत तो आप दीजिए ही कि हम कम से कम अपना नेता तो तय करें। हर एक कुछ ही एक छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। ये ठीक है ना उनको। अब मैं अगर ये पूछ लूं कि जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेश बघेल कहां थे जी? कौन सा नेता डिक्लेयर थे वो? ये देखिए, हम किसी के घर में झांक करके कुछ प्रतिक्रिया दें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हर घर की अपनी अपनी नीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है जी। और वो स्ट्रैटेजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है। उनको भी मुबारक वो ऐसी रणनीति बनाए और मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मेरा अगला सवाल है कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन इस बार हमने एक आंकड़ा जुटाया। राजस्थान में कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 पारिवारिक पीढ़ियों को टिकट दिया है। तो मतलब आप कांग्रेस से तो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 4 ही पीछे हैं, मतलब परिवार देखिए टिकटें बांटने में। देखिए, आपके मन से मैं परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूं। व्हाट इज फैमिली डायनेस्टी और हम परिवारवाद, किस परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं? थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जी, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल से कई लोग देखते हैं तो उस चीजों को समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद, फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती, चौटाला भाइयों के बाद चौटाला, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, और ये सब लोग, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इनके घर की और इलेक्शन कमेटी भी इनके घर की। ये जितने नाम मैंने लिए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, बाकी फुल स्टॉप। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, बाकी फुल स्टॉप। ममता के बाद अभिषेक, बीबी भाईपो, बुआ और भतीजा, बाकी फुल स्टॉप। जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर, केटीआर, कविता, उनका बेटा, बाकी छुट्टी। उदयनिधि, पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। हमारे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले। ये इसको बोलते हैं परिवारवाद। हमारी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी ही सेक्रेटरी, हमारे ही लोग, इसको बोलते हैं परिवारवाद। जहां पार्टी एक परिवार चलाती है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इलेक्शन कमेटी है, वही सब कुछ है, उसको कहते हैं यह पार्टी वंशवाद की पार्टी है। और दुख के साथ यह कहना पड़ता है, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी भी तो पारिवारिक पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी सीईसी मेंबर, राहुल गांधी सीईसी मेंबर, प्रियंका गांधी सीईसी मेंबर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। अब वो ठीक है, होंगे, लेकिन मैं परिवारवाद का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को, वो उद्देश्य नहीं है। और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिश कर ली राहुल को अध्यक्ष बनाने की, अब वो न माने तो क्या करना? तो ये तो आप नियत से पारिवारिक हैं,
आप नियत से पारिवारिक हैं। हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी, अब ये देखिए, किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, जिला का अध्यक्ष बना, मंडल का अध्यक्ष बना, बाद में वो किसी और कमेटी पर गया, लोगों के बीच में काम किया, 20 साल से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर कभी किसी को मौका मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते हैं। ये हम उसको हम, हाँ, वह किसी के कार्यकर्ता को इग्नोर करके उसको दिया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, इसकी हम चिंता करते हैं। मेरा अगला सवाल है, अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। अब वही वाली बात हो गई, जैसे आपने कहा कि लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा वो हमारा आदमी है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि शायद सरकार, मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी की बात मैं कर रहा हूं कि अब उन्होंने ये हमारे ऊपर कह दिया। सच्चाई क्या है कि गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की रीति में स्यूडो सेक्युलरिज्म को बढ़ाते बढ़ाते ये शांत प्रिय प्रदेश, सबको साथ चलने वाला प्रदेश, सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश, यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से उन्माद की बीज डाल दी। ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है, ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन। अगर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पथराव कराओ। अगर कोई हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो या पथराव कराओ या उसको रोक दो। मंदिरों पर, शिव जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उनको परमिशन मत दो। जी, ये सब काम उन्होंने किया और यहां सरेआम नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या एक्शन लिया? पीएफआई के लोगों ने यहां ओपन जुलूस निकाला है राजस्थान के अंदर। पीएफआई के लोगों ने, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किया अशोक गहलोत ने? ये नियत नहीं बताती है उनकी। और ये घटनाएं घटेंगी तो फिर कन्हैया लाल जैसी घटना घटती है। और ये उसको बीजेपी के साथ जोड़ देना, इससे बड़ा, अब मैं क्या कहूं, आप लोग फिर बोलेंगे कि बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है। अब इसी तरीके की राजनीति करते रहे होंगे तो भगवान ही भला करे उनका। जी, अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूं। मध्य प्रदेश में आप 18 साल से शासन में हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ आपकी, बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है? क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी, इन्होंने इस बार बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम लोगों के लिए किया है, उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, यह बात स्पष्ट रूप से। पर आपने वहां पे फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, आप उसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लाडली बहनों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, लास्ट 3 महीने में जो मध्य प्रदेश शासन ने फैसले लिए, वो ऐसा दिखा रहा था कि डेस्परेशन थी भारतीय जनता पार्टी में या फिर कोई डर था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना यह हमारा उद्देश्य रहा है और लाडली बहना योजना उसका एक रास्ता रहा है और उसको सब दूर सराहा गया है। और यह बताता है कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत मिली है, यह भी बताता है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। और इसी को साधने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक फॉर्मूला निकाला कि मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़वा दो, सारी नाराजगी निकल जाएगी। ऐसा है, वीडियो पर तो मैंने कपड़े फाड़ने उनके देखे आपस में, वो वीडियो तो आप लोगों ने सबने जग जाहिर देखा कि इनके कपड़े फाड़ो, मेरे पीछे क्यों लगते हो, उनका फाड़ो, ये करो, तो ये तो आपने सुना। अब दूसरी बात कि ये जो आप खेमे में बटे, ये बहुत खेमों में बटे हुए हैं। दिग्विजय अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, कमलनाथ अपने बेटे को बनाने के लिए लगी हुई है, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी हुई है। ये कोई कमी थोड़ी ना है, ये तो सब बटे हुए हैं, कौन किसको छोड़ता है। इस बार कांग्रेस पार्टी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो कह रही है, वो हिंदुत्व को लेकर खुलकर बैटिंग कर रही है। कमलनाथ जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं एक हनुमान भक्त हूं और मैंने हनुमान मंदिर बनाया है।
अब प्रियंका जी ने तो यहां तक कह दिया कि कमलनाथ जी ने कहा कि हम श्रीलंका तक में अब सीता माता का मंदिर बनाएंगे, सरकार आने दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इनको कोई भगवान राम से प्यार नहीं, इनको कोई धर्म से प्यार नहीं, इनको कुर्सी से प्यार है और ये वोट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। आज ये बड़े राम भक्त बने हुए हैं। ये यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। इनका ही वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता था ना कि राम जन्मभूमि के विषय को लटकाओ लटकाओ लटकाओ, नहीं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कौन राम भक्त है ये? इनमें से कौन राम भक्त है? कोई राम भक्ति इनको नहीं है। अब तो बन रहे हैं। मैं पूरी बात कर लूं। ये एफिडेविट दिया, क्या कहा एफिडेविट में लिखा क्या है वो भी सुनिए कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया और सरकार में लिखा। हमें छेड़ते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब मैं आजकल बार बार बोलता हूं 22 जनवरी को आप भी आएंगे, तिथि तो बताएंगे। लेकिन ये जो नए राम भक्त बने हैं, इनको ये सामने बैठी जनता जो है, जब जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक तरफ से आवाज उठाई और सारे देश में आवाज उठी, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का समर्पण बना, तो ये भी अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा। अब आजकल मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जनेऊ पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं, ना आपने कभी पूछा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं, आपने भी नहीं पूछा मेरे से। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मालूम है कि बचपन से ऐसे संस्कार पड़े हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये मंदिर जाने वाला होगा। बताना किसको पड़ता है? जिसको ये नहीं मालूम हो कि आरती ऐसे की जाती है या आरती ऐसे की जाती है। कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं जनेऊधारी हूं। ये ऐसे जनेऊधारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है और कब किस समय पहना जाता है। ये बन गए। अब नया नया ऐसा भी होता है, नए नए कोर्स में जब आते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। अब हमने तो नहीं कहा था कि राम जी 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन आप लोग भी उनकी गलतियां पकड़ लेते हैं। ऐसा है, पहले तो राहुल जी की पकड़ते थे, प्रियंका जी की भी पकड़ लेते हैं। पकड़ नहीं लेते हैं, कानों में चुभती हैं, क्योंकि बचपन से संस्कार पाए हम लोगों ने। हम एक्टिंग नहीं करते, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वो हम कोई सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं, ये निकलता है क्योंकि हम जीते हैं इसको, हम इसी तरीके से जीते हैं। ये लोग, अब इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि इनको ट्यूटर किया जाता है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ आपका वो स्टेटमेंट। तो अब जब या तो ट्यूशन लो तो पूरा लो जी, अब वो भी आधा अधूरा लेके आ जाते हो। पढ़ना लिखना तो पूरा करो। राम जी ने जब 13 वर्ष का वनवास लिया, पर वो शॉक्ड हो गए थे पार्लियामेंट में तो काफी। अब देखिए, वो शैटर्ड भी हुए, शॉक्ड भी हुए। अब शैटर्ड के कौन कारणों से हुए वो तो मैं नहीं जानता, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन होगा, वो किस लिए शैटर्ड हुए होंगे। शौक तो उनको होना ही था क्योंकि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा ना जात को ना पात को, जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, जो उनकी परदादी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को पहले 12 साल तक बंद रखा, अब अंत के 2 साल में उसको रिजेक्ट किया, जिस मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी और उनके पिताजी, पूज्य पिताजी राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, वो आज ओबीसी की बात करने लगे। तो ये वैसे ही है, आजकल राम की बात करने लगे, अब ओबीसी की बात। ये फैशन के अनुसार चलते हैं, जो इशू आता है ना उसको फैशन की तरह, जो अब ओबीसी ओबीसी ओबीसी। इसलिए क्योंकि आज भारत का ओबीसी ये गर्व महसूस करता है और भारत की जनता ये गर्व महसूस करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ओबीसी के होते हुए दुनिया के सबसे बड़े शख्सियत बने हैं, एक नेता बने हैं। देखिए, अब एक और सवाल है, मैं जातीय जनगणना पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन पर आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना, सब लोग एक साथ आए, सबने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे, लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में जो तू मैं हुई, उसके बाद काफी पानी उतरा है। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखने की क्या बात है, ये तो मैंने तो उसी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है,
खिंचा लो। पर उस फोटो सेशन में भी मैंने देखा किसी का धड़ इधर था, किसी का मुंह उधर था, एक लाइन में खड़े होकर के भी कहीं कोई कहीं देख रहा था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये कहां देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर। जब आधार गलत होता है तो वह इमारत टिकती नहीं है। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है। मैं ऐसे अभी और बयान आएंगे। अभी आप कमलनाथ जी ने कह दिया कि सन 24 तक आप इंतजार तो कीजिए, आपको ऐसे बयानों की बाहर लगेगी। मैं चलिए अगले सवाल पर आता हूं। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी मां लक्ष्मी को, कभी किसी विषय को लेकर, कभी सनातन को इरेडिकेट करने की बात होती है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस काम में लगे हैं और ये इकोसिस्टम में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ये एक ही तरह के लोग हैं और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो, ये उनका उद्देश्य है। और दूसरा, जहां तक सनातन का सवाल है, हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि यह विश्वास का विषय है और सनातन हमेशा रहा है, चिरकाल से रहा है। इस तरीके के वक्तव्य देना, यह कोई जो व्यक्ति दे रहा है वो अकेला नहीं दे रहा है। अगर अकेला दे रहा होता तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? यह एक इकोसिस्टम का पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ, आप कहते हैं रणनीति है। हाँ, रणनीति। और रणनीति में भी भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है, विभाजित कैसे किया जा सकता है और इसमें मुसीबतें कैसे लाई जा सकती है, इसका प्रयास। लेकिन एक चीज है कि सनातन का विरोध एक बार हो तो समझ में आता है, कई बार इस तरह के बयान आए और उसके साथ साथ जातीय जनगणना को जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, जातीय जनगणना एक अलग चीज है जी। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी जब वो जातीय जनगणना नहीं, सर्वे कराया। सर्वे सॉरी। तो उन्होंने सर्वे किया, तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया। लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो कोई जातिगत सर्वे के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है, इससे अपनी राजनीति को साधने का है। एक पर्टिकुलर वर्ग और एक पर्टिकुलर धर्म, उनका तो जनगणना में अंक बढ़ जाता है और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर हैं, ओबीसी हैं, वो और कमजोर हो जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। तो ये राजनीतिक प्रेरित है। ये उद्देश्य इनका कोई समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको लाना नहीं है, इसके माध्यम से अपनी राजनीति को मजबूत करने का उद्देश्य। एक सवाल कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जहां जहां उनके शासित राज्य है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फंसाने के लिए है, बीजेपी को ट्रैप करने के लिए? कांग्रेस पार्टी का मैंने फिर कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। हो, आप किसका नाम ले लिया? कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है जनता से। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि देश का भला किस चीज से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि आजकल समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ लें और उसके सहारे हम सरकार में पहुंच जाएं, सत्ता में पहुंच जाएं, ये उसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैंने कहा आप 40 साल ओबीसी के खिलाफ काम करते रहे, 40 इयर्स, आज आपको ओबीसी सूझने लग गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने समाज का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो बेचारे पीछे रह गए थे उनको मुख्यधारा में शामिल कर लिया और वो ताकत बन करके खड़े हो गए। तो आज आप ओबीसी का गाना गाने लग गए। आप राम काल्पनिक बोलते थे, आज एफिडेविट देते थे, आज आप मंदिरों में जाकर के घंटी बजाने लग गए। तो आपने अब जिनका नाम आपने लिया, अब ये बोलेंगे कि हम आज इसके लिए खड़े हैं। कौन पूछता है? इनकी सिंसियरिटी कहां है? इनकी सिंसियरिटी एक चीज से है, येन केन प्रकारेण हमको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए। लेकिन इनकी एक स्ट्रैटेजी कर्नाटक में काम करी। कर्नाटक में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली। ठीक है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने गारंटी की बात की, एक चीज की गारंटी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां घोटाले, स्कैम, घपला जरूर होगा, यह बात पक्की है। अब एक और जी, दूसरा जो आपने कहा गारंटी के बारे में, ये
हमारे हिमाचल में कह करके आए थे कि हम 500 रुपए महिलाओं को देंगे, बेचारी वहां इंतजार कर रही हैं। सिलेंडर सस्ता करेंगे, बेचारे वहां इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नौजवान इनको ढूंढ रहे हैं गली गली द्वारे द्वारे, ये घूमने लायक नहीं हो गए हैं। तो ये तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक बार, और मैंने फिर कहा उसके कारण अलग हो सकते हैं। उसके हाँ, कारण गारंटी पर कोई विश्वास करता है आज, तो वह मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, ये बात पक्की है। अब ये सवाल जो है ये देश के करोड़ों लोगों के लिए का सवाल है, वो है कि अयोध्या में राम लला का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। विपक्ष को बहुत शिकायत है, राहुल गांधी को शिकायत है, अरविंद केजरीवाल को शिकायत है कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। मैं नहीं जानता, देखिए ये काम राम जन्मभूमि का ट्रस्ट करता है, ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का कार्य है, वो जाने, और उनका क्या, और ये सच है कि गलत है ये भी मैं नहीं जानता हूं। हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास ये रहता है। पर 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखी गई है। विपक्ष का यह भी आरोप है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लोग बेसिकली। अमित जी देखिए, जो कांग्रेस का नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोले कि राम जन्मभूमि को अभी लटकाओ, ये विषय अभी नहीं आना चाहिए, तो ये राम जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उसको कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से देखती है। तो ऐसे लोगों को तो डर लगेगा ही लगेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये राम भक्तों की भी विजय होगी और राम भक्तों को अच्छा भी लगेगा, तो ये उनको तकलीफ तो होनी ही है। नड्डा जी, एक सवाल मैं दिल से आपसे पूछा चाहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा होगा तब आप भी सक्रिय राजनीति में ना भी हो, लेकिन मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बतौर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रामलला का मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा जो नारे आप लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो सिद्ध होगा? ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता था, करोड़ों लोगों की आस्था थी, करोड़ों लोगों की आस्था थी जी कि मंदिर वहीं बनेगा। और यही आस्था, और मंदिर हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, स्वयं राम ने रास्ता बनाया और ये बना, ये हम सबको मालूम। राहुल गांधी पर एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस का मानना है, और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकओवर देखा है, क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो आपके लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं चिंता की बात है, अच्छा है, घूमे, जितना घूमे अच्छा ही है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए, जितना घूमेंगे ठीक रहेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, वो विदेश। लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और आगे नारा लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये दो नारे लगे, हां या ना? लगे। अब राहुल गांधी दूसरे दिन, अच्छा क्या कहा? हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को। कातिल कौन हुआ? उस समय के भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने पार्डन करने से इनकार कर दिया, वो कातिल हो गए। और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हुए कि नहीं हुए? आज दिन तक माफी मांगी क्या? तो ये जोड़ो यात्रा कर रही है, तोड़ने वाली यात्रा के निकले हुए। ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और जो व्यक्ति, राजनेता, अपनी गलती के लिए, आप हमको पकड़ लो कि ये तुमने स्टेटमेंट दिया आज के दिन, और मैं 10 दिन बाद मैं गलत प्रूव होता हूं, तो मुझे पब्लिक के सामने कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मेरे फैक्ट्स गलत थे और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। जब आप क्षमा नहीं मांगते हो तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा? ये सब लोग समय को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार ये वोट कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं, और इसके लिए किसी के साथ भी खड़ा होना पड़े, खड़े होने के लिए। आप कहते हैं कि वो घूमे, वो विदेश घूमते हैं, वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है।
लगातार बोलते हैं। इंडिया में लोग सुनते नहीं है, इसलिए विदेश में जाके बोलते हैं। मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार आपके दिल के बहुत करीब है, मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है। और मैं ये मानता हूं कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। जी, और जो जीतन राम मांझी के लिए कहा मेरी मूर्खता के कारण ये सीएम बने, बहुत दुखदाई था जी, बहुत दुखदाई। जीतन राम मांझी जी को मैं जानता हूं और मैं बिहार को भी जानता हूं। जिस वर्ग से वो आते हैं और इतनी लंबी राजनीति उन्होंने की है, वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया है। ऐसे व्यक्तित्व को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना ये सच में पीड़ा देने लायक है। मैं आखिरी दौर में हूं बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। वो कहते हैं संजय सिंह जेल चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। अब गजब की बात करें, धंधा तुम करो, शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं। आप बोलिए सत्येंद्र जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है, हेल्थ के ग्राउंड पर, वैसे उसको जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोलते थे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, अंदर पड़े हैं। एक बार नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, हमने रोका उनको। अब ये भी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आइए दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है, आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है? राहुल गांधी की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं नड्डा जी? माइक। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह, 2 तो जेल में, एक को ईडी का सम्मन आया हुआ है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं हमारी सच्चाई कब खुलेगी। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। 1 सितंबर और 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तो मुंबई में बैठक थी। बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पर जी। ये जो इधर बैठे हैं जी, इनके पिताजी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से समझौता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और उनकी दुकान उनके बेटे ने बंद कर दी। जी, ये बैठे हैं बीच में, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इमरजेंसी में 22 महीने जेल में रहे और मीसा के विरोध में बेटी का नाम मीसा रखा था। आज देखिए कैसे बैठे हैं। और ये जो सज्जन हैं जो बीच में इधर जी शरद जी के साथ इधर बैठे हैं, ये इनकी दादी ने इनको जेल में डाला था, तो वो भी हमने देखा है। तो बहुत से किस्से हैं, हमारे को यहां बताने लगेंगे तो। उधर भगवंत मान भी है कोने में। हाँ, वो बेचारे तो वो जो हैं सो हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ आए, आपने इतना समय दिया, लेकिन एक सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे 130 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे। वो है भारत की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनको? जीतेगी, फॉर्म में है, एकदम फॉर्म में है, जीतेगी।